नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और हमारे इस खास कार्यक्रम खबर की टैटक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दौरान उनके कई कार्यक्रम हैं, लेकिन सबसे अहम मुलाकात उनकी है प्रधानमंत्री से। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। उनसे बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पर, कई विषयों पर बातचीत होगी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली मुलाकात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हिमाचल के बजट को लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा होगी। पूर्ण बजट में हिमाचल को क्या मिले, ये सवाल है, और इसलिए कुछ और गुजारिश लेकर भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी चर्चा हो सकती है। नेशनल हाईवेज जो कि एक कनेक्टिविटी करते हैं किसी भी राज्य में दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो ये ज़रूरत हिमाचल प्रदेश की बहुत ज़्यादा भी है। और जब मानसून का सीज़न होता है तो कुछ नुकसान होने की आशंका भी रहती है और कुछ नुकसान होता भी है, तो इसलिए उसमें गति और नए प्रोजेक्ट लाने के लिए भी चर्चा इस तरह से होती है। दिल्ली दौरा काफ़ी अहम है, लेकिन सबसे पहले हम पीएम मोदी से जो मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री की, उस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, खबर की तह तक पहुंचेंगे। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो शिमला से। प्रदीप, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो दिल्ली के कार्यक्रम रहने वाले हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, कौन कौन से विषय मन में लेकर मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र के साथ बातचीत कर हल भी हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उनके साथ होने जा रही है। कुछ देर में ये दिल्ली में मुलाकात होने वाली है और इसमें हिमाचल से जुड़े जो मुद्दे हैं और हिमाचल हित से जुड़े जो विषय हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा और बाकायदा प्रधानमंत्री के समक्ष जो हिमाचल के बड़े विषय चल रहे हैं और हिमाचल की मांगे हैं उनको रखा जाएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि पूर्ण बजट आने वाला है तो उसमें हिमाचल की अपेक्षाएं क्या हैं, वो सारी बातें प्रधानमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहेंगे। और इसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश वित्तीय मोर्चे पर इस वक्त स्थिति ठीक नहीं है, तो प्रदेश के हालात ठीक बने, उसी से जुड़ा बिजली की रॉयल्टी से जुड़ा एक विषय है। पिछली सरकार ने उस रॉयल्टी को कम किया था और इस सरकार ने बार बार आरोप लगाए पिछली सरकार पर। मुख्यमंत्री भी बार बार आरोप लगाते रहे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कि कंपनियों को हिमाचल के हित बेचे गए हैं, तो ये आरोप लगते रहे हैं। अब उनसे मांग की जाएगी कि जो हिमाचल प्रदेश में पानी है उससे बिजली तैयार की जाती है तो रॉयल्टी यहाँ पर बढ़नी चाहिए और प्रदेश को ज्यादा हिस्सा उसमें मिलना चाहिए, क्योंकि हिमाचल सरकार ने वाटर सेस जो है एक एक्ट भी बनाया है और उसमें एक आयोग भी बनाया है जिसमें बिजली प्रोजेक्ट से वाटर सेस लिया जाना है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फिर वहां से भी फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में नहीं आया। केंद्र सरकार ने भी ये विषय जो रखा है उसमें ये कहा कि आप वाटर सेस नहीं लगा सकते हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एनएचपीसी की बात करें, टीपीसी की बात करें, एसजेवीएन है, ये सारे कंपनियां ये कोर्ट गई हैं इस वाटर सेस के खिलाफ कि हमारा जो पुराना एग्रीमेंट है उसके अनुसार ही हम हिमाचल प्रदेश को जो रॉयल्टी बनती है वो देंगे। तो हिमाचल की मांग है कि हमारी रॉयल्टी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि हमारा संसाधन है तो हमें इससे अतिरिक्त आय होनी चाहिए ताकि प्रदेश आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सके। इसके साथ साथ जो बीबीएमबी का एक इश्यू चल रहा है, इसमें 7.9% हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता है और उसमें भी 4400 करोड़ के आसपास का एरिया हिमाचल को भी मिलना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इसमें जो पार्ट स्टेट्स हैं और अभी तक हिमाचल को वो एरिया नहीं मिला है। ये हिमाचल से मांग की जाए, हिमाचल ये मांग करेगा। वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी हिमाचल सरकार गई थी और फैसला पहले ही हिमाचल के हक में हुआ है। बावजूद इसके इन राज्यों ने इस पैसे को देने से इनकार कर दिया था और कुछ के साथ नेगोशिएशन चल रही थी, पंजाब के साथ खास तौर पर, लेकिन हरियाणा पहले भी मुकर चुका है कि हम इसमें पैसा नहीं दे सकते हैं। और ये सारे विषय जो है वो रख सकते हैं प्रधानमंत्री के पास। और आपदा से जुड़ा एक बड़ा विषय प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा
कि जो हिमाचल प्रदेश ने नुकसान का एक मेमोरेंडम केंद्र सरकार को लगभग 10,000 करोड़ का भेजा है। पिछले साल की जो आपदा आई थी उसमें हिमाचल प्रदेश को कम मदद हिमाचल को मिली है और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो हिमाचल को ये मदद मिलनी चाहिए और आने वाले समय में भी जो इस तरह के नुकसान होते हैं उसका प्री असेसमेंट होनी चाहिए कि नुकसान इस तरह के होते हैं तो प्रदेश को एक फिक्स ग्रांट जो है वो मिले। इस तरह की डिमांड भी प्रधानमंत्री के समक्ष की जा सकती है। इसके साथ साथ जो हिमाचल में पेड़ पौधों को लेकर लगातार बात आती है, ग्रीन सेक्स की लेकर लगातार बात आती है और मुख्यमंत्री ने भी पूर्व में कहा कि हमारे हिमाचल के पेड़ नॉर्थ इंडिया के लंग्स हैं। हम पेड़ों को बचाते हैं, पहाड़ों को बचाते हैं और इस वजह से हमें उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है क्योंकि डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं हो पाते हैं। जो प्रोजेक्ट्स केंद्र से भी मिलते हैं या प्रदेश के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें एफसीए क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसमें लंबा समय लग जाता है और फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ी है। तो प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, आर्थिक संसाधन कम है यहाँ के, तो इतना ज्यादा खर्चा यहाँ पर होता है। तो हिमाचल प्रदेश को ग्रीन सेस मिलना चाहिए। ये लंबे समय से ये मांग उठती रही है हिमाचल की तरफ से। केंद्र सरकार से कई बार इस विषय को टेकअप किया गया है लेकिन उस पर केंद्र का फिलहाल कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं आया था पॉजिटिव। तो फिर से प्रधानमंत्री के समक्ष इन विषयों को रख सकते हैं। रेल लाइन विस्तार की बात करें, ये भी एक विषय है। उसके साथ साथ जो सेब पर आयात शुल्क लग रहा है इस वक्त, उसको लेकर भी एक जो इशू चल रहा है कि 100% आयात शुल्क लगाया जाए, ये भी एक विषय रख सकते हैं। तो काफी सारे मसले ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री के पक्ष हिमाचल से जुड़े हुए मुख्यमंत्री रखेंगे। उसमें देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात का भी कार्यक्रम है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जब भी दिल्ली दौरा होता है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का तो कोशिश होती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री हैं उनसे भी बातचीत की जाए। तो उनसे बातचीत कर कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर खासकर विस्तार से चर्चा हो सकती है, प्रदीप? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है दिल्ली में किस तरह का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, उसमें लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ गए हैं। तो वहां पर भी विषय यही रखा जाएगा कि एक तो जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल हिमाचल का जब दौरा किया था आपदा होने के बाद, उस वक्त कुछ घोषणाएं की थी, तो उनके ऊपर विषय रखा जाएगा कि आप उन घोषणाओं को पूरी करें। और उसमें जो सड़कों से जुड़े कुछ विषय थे, पुल बनाए जाने थे और उसमें यह भी कहा गया था कि जो नेशनल हाईवे के साथ जो एरिया पड़ता है वहां पर के भी पुल अगर ध्वस्त हुए हैं तो उसको केंद्र सरकार ठीक करेगी। तो वो अभी काम अधूरा है, तो उस पर भी बात रखी जाएगी। और इसके साथ साथ नेशनल हाईवे के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, 4 लेनिंग जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो केंद्र के पास अटके हुए हैं, उनको लेकर भी बातचीत केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के साथ बात जो है वो की जाएगी। तो काफी मसले उनके साथ भी डिस्कस होने हैं क्योंकि लगातार जब भी केंद्रीय मंत्री हिमाचल आते हैं तो हिमाचल से भी कुछ घोषणाएं करते हैं और यहाँ पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हिमाचल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मिलता है। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं कि हिमाचल के हित का वो काफी ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए एक पॉजिटिव जो है सोच के साथ मुख्यमंत्री भी और विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण मंत्री हैं वो गए हैं और उम्मीद है कि जो उनकी पुरानी घोषणाएं हैं उनको एक तरह से अमली जामा पहनाया जाए और उसके साथ साथ जो हिमाचल के कुछ प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं उसको भी केंद्र सरकार अप्रूवल दे। इस तरह की बात उनसे की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए प्रदीप आपका इस खबर पर। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बीजेपी का बड़ा मंथन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देहरादून में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आने वाले समय के लिए रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही पूर्व में हुए चुनाव और कार्यक्रमों और कार्यों की समीक्षा भी की गई। प्रदेश कार्य समिति में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने कैसे देश पीछे धकेलने का काम किया उससे कार्यकर्ताओं को रूबरू करवाते हुए प्रस्ताव कार्य समिति में पारित किया गया। इससे कैसे छुटकारा पाया जाएगा इस पर भी बातचीत हुई। ये सब कुछ अहम बातें इस समिति की बैठक में हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। दो बयान आपको सुनवाते हैं। हमने 2 प्रस्ताव इसमें पास किए हैं। पहला प्रस्ताव है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के
तीसरी बार प्रधानमंत्री पर उनका धन्यवाद, जनता का धन्यवाद कि कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। पहले एक बार जवाहरलाल नेहरू बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस समय बने जिस समय के अंदर देश आजाद हुआ था, अनुकूलता थी, कोई विरोधी दल ज्यादा नहीं थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार बने, उन्होंने विश्व में भी इतिहास रचा है और देश में भी इतिहास रचा है। अगर उनकी कार्यशैली को देखें, उनकी योजनाओं को देखें, जो चुनौतियां उन्होंने ली हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने 100% अपने आप को समर्पित किया। विपक्ष कि आप तो बहुमत लेके नहीं आ रहे, तो इस प्रकार का एक मरीचिका ये अपने सामने रखे हुए हैं। मरीचिका क्या होती है? जब कभी रेगिस्तान में किसी हिरण को दौड़ते हुए वो देखता है तो दूर रेत के अंदर भी उसको चमक दिखाई देती है धूप के कारण से, और उस चमक के कारण से उसको लगता है कि ये पानी है। प्यास लगी होती, दौड़ तक वहां जाता है और जाके देखता पानी नहीं तो वहां भी रेत ही है। तो इनको मरीचिका के इतनी थोड़ी सीटें आने के बाद खुश क्या हो रहे हैं? जैसे कोई बालक अगर आके अपने मित्रों को कहे कि मेरे अंक 99 आ गए, 99 आ गए, 99 आ गए, सब लोग वो भी खुश होते हैं, बालक बाकी भी तालियां बजाते हैं, 99 अंक, वाह बहुत बढ़िया, 99 अंक आ गए। एक कोई आदमी सब कोई सज्जन का पास में खड़ा था, उनका बेटे 99 कितने में से आए हैं? उसने बताया 543 में से 99 आए हैं। तब पिक्चर सामने आती। तो ये 99 के हेरफेर में ऐसे आए हैं कि खुश हो रहे हैं। हाँ, एक बात की खुशी जरूर इनको मनानी चाहिए, वो मैं सहमत हूं। वो खुशी क्या है कि 2014 में इनकी मात्र कांग्रेस की 44 सीटें थी और 2019 में इनकी सीटें आई थी कितनी? हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं नासिर हुसैन, उनसे बातचीत करते हैं। नासिर, इस अहम बैठक का नतीजा क्या माने, खबर की तह तक पहुंची, आखिरकार किन किन मसलों पर बहुत गहनता से चर्चा हुई और इसका असल रिजल्ट क्या निकला? देखिए, जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें रखे गए हैं और पूरे प्रदेश भर के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। खुद मुख्यमंत्री नामी के अलावा जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो मौजूद रहे और साथ ही साथ तमाम मंत्री और विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही साथ जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो तमाम जो पिछले सालों में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम किए गए हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है और साथ ही साथ आने वाले समय में क्या कुछ कार्यक्रम किए जाने हैं और साथ ही साथ जो भी चुनाव आने वाले हैं उन चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां की जानी है, इसको लेकर के एक रोड मैप तैयार किया गया। साथ ही साथ हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसमें 2 सीटें बीजेपी हार गई है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव जो हुआ उसके जो रिजल्ट आए हैं कहां पर बीजेपी ने उन चुनाव में भी लूज किया था। हालांकि 5 सीटें बीजेपी जीत गई है, लेकिन कई विधानसभाओं में उन्होंने लूज किया था। उन तमाम विधानसभाओं पर और साथ साथ उपचुनाव में जो सीटें हारी है उन पर एक समीक्षा भी की गई ताकि आने वाले समय में जो भी चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर 2027 का चुनाव हो, और उसमें किस तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए ये समीक्षा की जा रही थी हार के कारण क्या रहे और इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ पूरे देश भर में जिस तरीके से बीजेपी लगातार सरकार काम कर रही है और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है, उत्तराखंड की जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसको कैसे जनता तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर भी समीक्षा की गई है, चर्चा की गई है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप जो कार्यक्रम हुए उनकी समीक्षा की गई है और फ्यूचर में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनकी समीक्षा की गई है ताकि आने वाले किसी भी चुनाव में कभी ना रह जाए या कोई गलती जो चुनाव में हुई वो ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर इस कार्य समिति में चर्चा की गई और कई प्रस्ताव पारित किए गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खासतौर पर मौजूद रहे, क्या उनकी तरफ से अहम बातें कही गई, उनके मायने क्या थे, आने वाले वक्त में क्या कार्यक्रम
उत्तराखंड बीजेपी के रहने वाले हैं, क्या संकेत मिले हैं, क्या रणनीति रहने वाली है? बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए रेडी रहती है, चाहे चुनाव बहुत टाइम बाद आए या छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, सब चुनाव को बहुत गंभीरता से बीजेपी लेती है। क्या लग रहा था इस बैठक के बाद आपको? देखिए कमल, जिस तरीके से ये बैठक आयोजित की गई और इसमें जो केंद्रीय मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर वो पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरीके का भाषण दिया और जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की और उनसे फीडबैक लिया कि किस तरह का कामकाज उत्तराखंड में बीजेपी कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। और साथ ही साथ ये भी बातचीत की कि कैसे आने वाले समय में उनको कामकाज करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पर जमकर मनोहर लाल खट्टर ने निशाना साधा और कहा कि इस तरीके से बीजेपी कांग्रेस की 99 सीटें आई हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर कहते घूम रहे हैं कि उनकी 99 सीटें आई हैं, 99 सीटें आई हैं, यानी वो खुद खुश होने का काम कर रहे हैं। जबकि जो बहुमत में है वो बीजेपी है और बीजेपी ने सरकार बनाई है। सिर्फ कुछ सीटें बढ़ जाने से कांग्रेस इस तरीके से खुश हो रही है जैसे उनको लग रहा है कि जैसे वो सत्ता में आ गई। तो बहुत तरह के सवाल कांग्रेस पर उठाए गए। तमाम जितने नेता थे उन्होंने जितने भी अपने भाषण दिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से देश को गर्त में धकेलने का काम किया है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाएगा, इसको लेकर के एक रणनीति तैयार करनी होगी। और जो बीजेपी के नेता हैं वो रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसलिए तमाम लोगों को, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी को मिलकर के इस पर काम करना होगा और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आगे बीजेपी में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हालांकि देश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में अब जो सरकार की योजना है वो जनता तक पहुंचे ताकि आने वाले किसी भी चुनाव में, चाहे वो उपचुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो या फिर आने वाले समय में 2027 में जो चुनाव होने हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने उसको लेकर के भी तैयारियां करनी है और तमाम इस तरह की तैयारियां करने में बीजेपी जुट गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हम आपके सामने हमने रखी। उत्तराखंड बीजेपी अपनी तैयारी में पहले से जुटी थी इस बैठक को लेकर और वो तैयारी दिखी भी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, दुष्यंत गौतम मौजूद थे, बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की ये अहम बैठक बुलाई गई थी। एक और महत्वपूर्ण खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा का दौरा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पिछड़ा समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा रणबीर सिंह गंगवा भी आपको दिखाई देंगे। राज्य मंत्री बिशंबर सिंह वाल्मीकि भी दिखाई देंगे। सांसद धर्मवीर सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद है बीजेपी के। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, पंडाल सज चुका है, बस इंतजार अमित शाह का है। देखने वाली बात है महेंद्रगढ़ की धरती पर पहुंचकर क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। बड़ी बात यह है कि यहां चुनावी तौर पर बीजेपी को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। पंचकुला इससे पहले आ चुके हैं, विधिवत रूप से बीजेपी के लिए चुनावी तैयारी का आगाज कर चुके थे, शुभारंभ कर चुके थे। अब एक कदम आगे बढ़ाना है और रफ्तार भी तेज करनी है चुनाव प्रचार की। आज एक दुखद खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर में ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन के बाद ये नतीजा सामने आया दुखद। सर्च ऑपरेशन चला रहे थे सभी जवान, लेकिन घात लगाया आतंकी हमेशा से ही हमला करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में शहीद हुए हैं जवान और इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। जवानों की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। इलाज के दौरान अस्पताल में शहीद हुए हैं हमारे जवान। इससे पहले भी हमने देखा कि देश को काफ़ी नुकसान हुआ है। लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। खासकर अब जवानों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है, ऑफिसर्स को निशाना बनाया जा रहा है। घात लगाए बैठे आतंकी हमला कर रहे हैं जवानों पर। ये हमने कई बार देखा है और अब एक बार फिर से इस तरह का हमला किया गया है। काराना हमला इसे हम कहेंगे।
Pakistan has started feeling jittery because of the wonderful response that the Jammu people have given in the Lok Sabha elections, and now we have the assembly elections in place, and even in assembly elections Pakistan is scared that there will be a wonderful response and Jammu and Kashmir will come into the mainstream of India now, where you will have wonderful government bodies. After the abrogation of Article 370, Pakistan has become very insecure about Jammu and Kashmir. So terror activities are being flushed into Jammu and Kashmir. So, and there is this Jaish-e-Mohammed, one of the cadres of Jaish-e-Mohammed, known as the Kashmir Tigers, who are claiming the responsibility. These terrorists are coming into the territory and committing terror activities. और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना प्रमुख से बातचीत भी की है। डोडा में चल रहे सर्च ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी हासिल की गई है। जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात का भी जायजा लिया जाएगा आने वाले वक्त में। उनकी तरफ से देखने वाली बात है, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी सौंपी है। जम्मू कश्मीर में ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। बताया गया है कि वहां क्या हुआ, कैसे कारणा हमला किया आतंकियों ने, अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है सेना की, इस पर भी नजर बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में 4 जवान शहीद हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी दुख जताया। देसा इलाके में मुठभेड़ की खबरों से व्यथित हूं। और वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया ये पोस्ट देख सकते हैं। अब जिक्र कर रहे थे हम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का, उनका पोस्ट भी आप देखिए, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ की खबरों से व्यथित हूं। शहादत पर शोक व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। हम सब मिलकर दुश्मन के नापाक इरादों को परास्त करें। जो हुआ बहुत दुखद है, लेकिन बदला लेना जानती हमारी सेना, और ये भी जानती है हमारी सेना कि कैसे सबक सिखाया जा सकता है इन आतंकियों को जो हमेशा छिपकर वार करते हैं। ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। इससे पहले भी कई जवान हमारे शहीद हुए थे। लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। सिविलियंस को भी निशाना कई बार इन आतंकियों ने बनाया है, लेकिन अब की बार इनका खात्मा करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की जरूरत है और सेना इसमें माहिर भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।